अब आप लोग को अगर इसके आगे चले, समाज और संघ के समुदाय के बारे में पढ़ा, समुदाय के बारे में पढ़ा कि उसमें किस प्रकार संबंध होते हैं, और समाज और संघ के बारे में पढ़ा कि इसमें किस तरह से होते हैं। अब अगला अगर हम देखें कि अंतः समूह या बाह्य समूह, जिस तरह प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह है, उसी तरह बच्चों प्राथमिक ये अंतः समूह और बाह्य समूह भी है। संबंधित होने की भावना अंतः समूह की पहचान बनाती है, यानी आपसी घनिष्ठता, एक दूसरे से संबंध होना, एक दूसरे से संबंध स्थापित होना, ये हमारे अंतः समूह को दर्शाती है। यह भावना हम या हमको अथवा उन्हें वे से अलग करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वालों के विरुद्ध अंतः समूह बना सकते हैं, यानी एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे स्कूल में के पढ़ने वाले बच्चों से अंतः समूह बना सकते हैं। इसके विपरीत बाह्य समूह वह होता है जिसमें अंतः समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते। अब बच्चों, बाह्य समूह क्या होता है? जिसमें अंतः क्रिया एक दूसरे के बीच नहीं होती, आपसी सहयोग की भावना नहीं होती, केवल लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक बाह्य सदस्य समूह के सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ता है, यानी दोनों समूह अलग अलग हैं। ये प्राथमिक समूह की तरह अंतः समूह और वो द्वितीयक समूह की तरह बाह्य समूह होता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है। अब बाह्य समूह किन लोगों को माना जाता है? जो प्रवासी होते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं। हालांकि यह भी कौन संबंधित है या कौन संबंधित नहीं की परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती है। प्रख्यात समाजशास्त्री श्रीनिवासन ने 1948 में रामपुरा की जनगणना करते समय देखा कि किस प्रकार पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया था। बच्चों, आता है संदर्भ समूह। एक समूह और है संदर्भ समूह। किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपना आदर्श की तरह देखते हैं और जैसा बनना चाहते हैं। वे समूह जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, संदर्भ समूह कहलाते हैं। यानी संदर्भ समूह क्या होते हैं? किसी भी समूह के लोगों के लिए ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपना आदर्श मानते हैं और जिसके आदर्श के अनुसार वे अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, वो संदर्भ समूह कहलाते हैं। इसके बाद औपचारिक समय में कई मध्यम वर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार इन्हें महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था, परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित है, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मानदंड थे। इसके बाद आता है बच्चों, ये देखा आप लोगों ने संदर्भ समूह। इसके बाद आता है समवयस्क समूह। यह एक प्रकार का समवयस्क समूह क्या है? यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु वाले व्यक्तियों के बीच व्यवसाय समूह के लोगों के बीच बनता है, यानी अपनी आयु के अनुसार वाले लोगों से बनता है या अपने व्यवसाय के समान लोगों के समूह से बनता है, वो समवयस्क समूह कहलाता है। समवयस्क से दबाव के तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सामाजिक स्थिरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों के पहुंच के आधार पर समाज में समूहों और बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। समाज में संगठन स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाजशास्त्र में केंद्रित है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ग्रह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्थिरीकरण से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्ध राजनीतिक प्रभाव, यह सभी अवसर व्यवस्थित तरीकों से असमान रूप से वितरित हैं। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप से स्थिरीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं: दास्ता, जाति, स्टेट और वर्ग। 4 कौन कौन सी मौजूद हैं? ऐतिहासिक रूप से स्थिरीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं कौन कौन सी? दास्ता, दूसरा है जाति, तीसरा है स्टेट और चौथा है वर्ग। दास प्रथा असमानता का चरम रूप है जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। यह छुटपुट रूप में कुछ कालों और कुछ स्थानों में मौजूद रही, लेकिन दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण हैं: प्राचीन ग्रीस और रोम। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण राज्य एक औपचारिक संस्था के दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया, परंतु हमारे यहाँ अभी तक बंधुआ मजदूरी पाई जाती है। ये भी दास प्रथा का एक उदाहरण है। यहाँ तक कि उम्र में उसमें बच्चे भी शामिल हैं, यानी बंधुआ मजदूर में वो बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। हम यहाँ स्टेट का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, परंतु सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्थाओं के रूप में जाति और वर्ग का संक्षिप्त लेख का उल्लेख करेंगे। सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर वर्ग, जाति, लिंग के बारे में हम अगली पुस्तक समाज बोध का को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना। धन्यवाद। अगला हम पढ़ाएंगे कल जाति।